प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले हम पाठ्यक्रम पर सामान्य चर्चा करते हैं। कक्षा 10 का सामाजिक विषय का पाठ्यक्रम यह अन्य विषयों की तरह ही 100 अंक में विभाजित है। इन 100 अंकों का वर्गीकरण 80 और 20 में किया गया है। 80 अंक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है और 20 अंक है वो सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं। अब हम देखते हैं यह 80 अंकों का वर्गीकरण पाठ्यक्रम में किस प्रकार से किया गया है। क्रम संख्या 1 इतिहास। इसका अंक बार है 20 अंक और अध्याय है अध्याय 1 से अध्याय 4। इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है और इतिहास के वर्गीकरण में हम देखते हैं इतिहास के 4 भाग हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और विश्व इतिहास। तो इसी तरह से इतिहास को इन 4 भागों में विभक्त किया गया है। दूसरा भाग हम देखते हैं राजनीति विज्ञान, या जिसे नागरिक शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी अंक बार 20 अंक है और अध्याय 5 से 7 3 अध्याय हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के इन 3 अध्यायों में लोकतंत्र, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये टॉपिक दिए गए। तीसरा इसमें अधिगम क्षेत्र है वो है भूगोल। इसका अंक बार है 18 अंक। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि भूगोल का जो अंक विभाजन है उसी अंक विभाजन में मानचित्र कार्य को सम्मिलित किया गया है। 13 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 अंक मानचित्र के रूप में भूगोल में सम्मिलित है। और ये 6 टॉपिक है हमारे सामाजिक के पाठ्यक्रम में। भूगोल के 6 टॉपिक है वो अध्याय 8 से लेकर अध्याय 13 तक समाहित है। चौथा टॉपिक वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यह भी 18 नंबर का टॉपिक है और यह अध्याय 14 से लेकर अध्याय 18 5 भागों में अर्थशास्त्र के विभिन्न भागों का वर्गीकरण किया गया है। 5वां टॉपिक है वो है सड़क सुरक्षा। ये 2 अंक का टॉपिक है और यह अध्याय 19 में समाहित है। 6ठा टॉपिक है स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन। यह भी 2 अंक का टॉपिक है जो अध्याय 20 में है। इस प्रकार से हमने यह देखा कि सामाजिक विज्ञान विषय है उसके 80 अंकों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। एक बार फिर हम ध्यान देते हैं इतिहास 20 अंक का अध्याय 1 से 4, राजनीति विज्ञान 20 अंक का अध्याय 5 से 7, भूगोल 18 अंक का अध्याय 8 से 13, अर्थशास्त्र 18 अंक का अध्याय 14 से 18, सड़क सुरक्षा 2 अंक की अध्याय 19 और स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन 2 अंक का अध्याय 20। अब हम आज के विषय पर, आज के टॉपिक पर बात करते हैं।
आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 6। केंद्र सरकार। केंद्र सरकार यह राजनीति विज्ञान से संबंधित है, अध्याय 6 का भाग है। और इसके अंक विभाजन के बारे में देखें तो यह अध्याय है जिसे 7 अंक का प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है। कितने अंक का? 7 अंक का। और प्रश्न की श्रेणी है निबंधात्मक। निबंधात्मक श्रेणी का प्रश्न पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें आंतरिक विकल्प भी उपलब्ध होता है। उसमें से किसी एक टॉपिक पे हमें विस्तार से अपने उत्तर को बताना होता है। आज हम शुरू करते हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है राज्य। क्योंकि सरकार कहाँ होगी? सरकार से पहले एक आवश्यक तत्व है, वो तत्व है राज्य। राज्य के बिना सरकार का अस्तित्व नहीं। तो राज्य क्या होता है? राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? भावात्मक अवधारणा। राज्य एक भावात्मक अवधारणा। भावात्मक का इसको हम सरल शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि राज्य क्या है कि जिसे हम अनुभव कर सकते, महसूस करते हैं। ये कोई सजीव वस्तु नहीं, इसीलिए इसे क्या माना गया है? एक अमूर्त व अदृश्य संस्था माना है। राज्य क्या है? एक अमूर्त और अदृश्य संस्था। अब हम यहाँ देखेंगे राज्य के लक्षण क्या है, किसे हम राज्य कहेंगे, कौन से ऐसे गुण हैं जो होने आवश्यक हैं। राज्य के लक्षणों में हम सबसे पहले देखते हैं वो है भूभाग। एक निश्चित भूभाग होना अति आवश्यक है, क्योंकि भूभाग के बिना राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते। भूभाग के बाद जनसंख्या। यहाँ जनसंख्या से हमारा अभिप्राय है एक निश्चित भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या। एक निश्चित भूभाग जिस पर निवास करने वाली जनसंख्या, वो उस राज्य की जनता मानी गई। और तीसरा इसका अंग है वो है सरकार। तीसरा अंग है सरकार। अब राज्य का एक आवश्यक लक्षण माना गया है सरकार, जो कि हमारी आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि सरकार क्या होती है, क्या कार्य करती है। सरकार का अर्थ, सरकार क्या है? सरकार को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार वो संस्था है जो जनता के कल्याण, जनता की सेवा और जनता के हित में कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों को लागू करती है, उन्हें क्रियान्वित करती है, एवं जनता या अन्य कोई जो उन कानूनों का उल्लंघन करता है उन्हें दंड देना और उचित न्यायिक प्रक्रिया को अपनाने का कार्य भी सरकार के द्वारा किया जाता है। अब हम कह सकते हैं कि सरकार की परिभाषा, अगर परिभाषा में देखें तो एक विद्वान है गार्नर, राजनीति विज्ञान के विद्वान गार्नर ने सरकार को किस तरह से परिभाषित किया। उनकी परिभाषा को ध्यान से सुनिए। गार्नर ने सरकार के बारे में यह बताया है कि सरकार एक ऐसा अभिकरण या एक ऐसी मशीन है जो राज्य की नीतियों को निर्धारित करता है, सामान्य मामलों को नियमित करता है व सामान्य हितों को उन्नत
का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है। तो इस परिभाषा में हमने 3 टॉपिक देखे। कौन कौन से? सबसे पहला नीतियाँ। राज्य की नीतियाँ किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सरकार द्वारा। फिर उसके बाद सामान्य मामले, जिसे हम प्रशासन भी कह सकते हैं, और उसके बाद सार्वजनिक हित, जो प्रत्येक सरकार का दायित्व माना गया है। सार्वजनिक हित, यह कार्य जिस संस्था के द्वारा किया जाता है उसे हम सरकार के रूप में जानते हैं। अब हम आगे देखते हैं सरकार का अंग। सरकार के अंग कौन कौन से हैं? यदि हम सरकार के अंगों पर चर्चा करते हैं तो सामान्यतः राजनीति विज्ञान में सरकार के 3 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? सर्वप्रथम है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका, और तीसरा अंग है वो है न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग माने गए। पहला अंग व्यवस्थापिका, दूसरा अंग कार्यपालिका और तीसरा अंग है वो है न्यायपालिका। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहला व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को हम देखते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका को सरकार का प्रथम अंग माना गया है। व्यवस्थापिका को क्या माना गया है? सरकार का प्रथम अंग। अब व्यवस्थापिका के बाद भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कैसी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। इसी के अनुरूप भारत में व्यवस्थापिका के 2 भाग हैं। एक है संघ या संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा भाग है राज्य व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का विभाजन 2 भागों में है, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। अब संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संसद। संसद का विभाजन 3 भागों में हुआ है। 3 भाग है जिसमें सब प्रथम राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और तीसरा भाग है लोकसभा। एक बार फिर ध्यान दीजिए, व्यवस्थापिका सरकार का प्रथम अंग है। इस अंग का विभाजन 2 रूपों में हुआ है। क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत संघीय रूप और राज्य। संघीय जो शासन व्यवस्था है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। संसद का विभाजन राष्ट्रपति में, लोकसभा, राज्यसभा में और लोकसभा। अब राज्य व्यवस्थापिका को विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। राज्य व्यवस्थापिका को विधानमंडल के नाम से जाना जाता है। विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल,
विधानसभा और तीसरा अंग है विधान परिषद। राज्य व्यवस्थापिका है, उसके 3 भाग है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ एक हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत के सभी राज्य व्यवस्थापिकाओं में विधान परिषद सदन उपस्थित नहीं है। यह वर्तमान में भारत में केवल 7 राज्यों में ही विधान परिषद कार्यरत है। अब व्यवस्थापिका का कार्य क्या करती है? व्यवस्थापिका के द्वारा विधि निर्माण, का कार्य किया जाता है। अब है कार्यपालिका। कार्यपालिका का विभाजन भी हम इसी तरह से देखते हैं 2 रूपों में, संघ व राज्य। संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अब राज्य कार्यपालिका, इसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। यह राज्य कार्यपालिका का विभाग। अब राज्य कार्यपालिका के बाद हम देखते हैं कार्यपालिका का कार्य क्या है। जो व्यवस्थापिका के द्वारा विधि निर्माण किया जाता है, उस विधि निर्माण को कार्यान्वित करने का, यानी उसे लागू करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कार्यपालिका। अब इसके बाद हम देखते हैं सरकार का तीसरा अंग। भारतीय शासन व्यवस्था में एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय, फिर उसके बाद राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, और जिला स्तर पर जिला न्यायालय। यह हो गया सरकार के अंगों का वर्गीकरण। ठीक है, इससे आगे अगले टॉपिक पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।